हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स क्या है और क्यों ये बेहद खास टॉपिक है। जब भी हम बात करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो यहाँ से सवाल हमें अमूमन देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक बेहद ही खास बात जानने की कोशिश करेंगे कि जब आरबीआई करेंसी खुद प्रिंट करता है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि आरबीआई को करेंसी प्रिंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आरबीआई बहुत सारी ढेर सारी करेंसी प्रिंट करके सब गरीब लोगों की गरीबी दूर क्यों नहीं कर देता। वो खूब सारा करेंसी नोट प्रिंट करे और गरीबों में बांट दे। अगर आरबीआई ऐसा करता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर बातें करेंगे और कई सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेंसी के बारे में हम ने बात करनी है। जो हम पैसा आज की डेट में इस्तेमाल करते हैं, जो करेंसी इस्तेमाल करते हैं, पहले थोड़ा उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो आज से हजारों साल पहले करेंसी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। करेंसी की जगह फिर क्या होता था हमारे पास। अगर करेंसी थी नहीं तो क्या था हमारे पास, था बार्टर सिस्टम। अब व्हाट इज बार्टर सिस्टम? चीज़ों का लेन देन, आदान प्रदान। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पर्सन जो है वो अपनी शीप को बेचना चाहता है। ठीक है। फिर ये जो लेडी है वो शीप खरीदना चाहती है, बदले में वो क्या दे रही है? टमाटर दे रही है। आज की डेट में आप ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते, लेकिन आज से हमारे पास कई हजार साल पहले ये चीज़ बहुत ही कॉमन थी। यहाँ पर हमारे पास विदाउट यूजिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम में कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। विदाउट यूजिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी हमारे पास नहीं होता था। चीज़ों की अदला बदली की जाती थी। ठीक है। ट्रांजैक्शन इस तरह से होती थी। लेकिन बार्टर सिस्टम की बहुत सारी कमियां थी, लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थी। अब इन लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स के बारे में हम बात करेंगे जिनको हमारे पास दूर किया मनी ने। ठीक है, हमारे पास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सबसे बेहद खास कमी बताना चाहूंगा बार्टर सिस्टम की, जो पेपर में कई बार पूछी भी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट जो है जिसके ऊपर हमने ध्यान देना है बार्टर सिस्टम में, वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लाइक समझने की कोशिश कीजिए कि इस पर्सन ने, इस लेट से ये हमारे पास पर्सन है जिसने अपनी शीप को बेचना है, भेड़ को बेचना है, और बदले में इसको क्या चाहिए? बदले में इसको चाहिए, लेट से टेक द एग्जांपल, इसे बहुत सारे राइस चाहिए, चावल चाहिए। अब ये जो लेडी है ये बोल रही है कि मेरे को आप टमाटर ले लीजिए और बदले में शीप दे दीजिए। तो अल्टीमेटली ये पर्सन क्या बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हारे पास राइस है तो बात करो, नहीं तो मैं अपनी शीप नहीं बेचूंगा। तो अल्टीमेटली इसको अपनी शीप बेचने के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास राइस हो और उसको शीप खरीदने की जरूरत भी हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कि आप जिस चीज को दूसरे को हैंड ओवर करना चाहते हैं, सामने वाले पर्सन को उस चीज की जरूरत होनी चाहिए और बदले में आपको वो चीज मिलनी चाहिए जो आप रिक्वायर्ड रखते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। तो इस ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। लेकिन एक ड्रॉबैक नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे मेन ड्रॉबैक थी बार्टर सिस्टम की डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी मेन डिसएडवांटेज थी हमारे पास, नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे आप वैल्यू को मेजर कर सके प्रॉपरली। जैसे मान लीजिए, आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे टबैको है। अब कुछ लोग टबैको खाते हैं तो उनके लिए टबैको की वैल्यू है। अब कुछ लोग टबैको नहीं खाते तो वो कहेंगे कि ये तो इसकी वैल्यू जीरो है। लेकिन क्या एक्चुअल में टबैको की वैल्यू जीरो है? तो प्रैक्टिकली मान लीजिए, मैं स्मोक नहीं करता, ना ही मैं टबैको का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं, लेकिन स्टिल आप एक बात ध्यान से समझिएगा जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि टबैको की मेरे लिए भी वैल्यू है। मैं खुद यूज़ नहीं करता लेकिन बेच तो सकता हूँ। लेकिन बेचने के लिए मुझे कोई ऐसे खरीदार ढूंढने पड़ेंगे जो उसको कंज्यूम करते हो। लेकिन बिना मनी के उसकी वैल्यू को आप कैसे मार्केट में लगाओगे, वो एक इम्पॉसिबल टास्क हमारे पास बन जाता है। सब डिवीजन कई बार इम्पॉसिबल हो जाती है। मान लीजिए दो ब्रदर हैं जिनके पास एक सिंगल काऊ है, दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है और दोनों बोलते हैं कि हम अपना घर अलग अलग करेंगे। अब काऊ को कैसे दो हिस्सों में बांटे? चलिए मान लीजिए काऊ से जो मिल्क मिल रहा है उसको आपने आधा आधा कर लिया। ठीक है। और अब मान लीजिए काऊ ने कल को कोई काफ को जन्म दिया, सिंगल काफ है, तो इसको कैसे बांटोगे? तो अल्टीमेटली सब डिविजन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है बार्टर सिस्टम की जब बात आती है। फिर टैक्स इम्प्लीकेशंस। अब देखिए टैक्स किस पे लगता है? जनरली जो हमारी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। बार्टर सिस्टम में इनकम को जज कर पाना बहुत, मतलब कि आप मान लीजिए कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहता है, तो इसलिए टैक्स इम्प्लीकेशन भी नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन स्टोरिंग ऑफ वेल्थ। लेट से मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ, किसान हूँ,
लास्ट ईयर से ज़्यादा मैंने इस साल मेहनत की, इस साल मैंने पिछले साल से ज़्यादा मेहनत की। तो जब ये मेहनत मैंने की तो अल्टीमेटली मुझे कुछ यील्ड मिली, कुछ आउटकम मिला। अब पिछले साल से ज़्यादा फसल मैंने उगाई है। अगर मान लीजिए ये फसल मैं नहीं बेच पाया, मान लीजिए मैं अगर मान लो बार्टर सिस्टम से कुछ लेवल पर ही मैं क्या कर पाऊंगा, उसको एक्सचेंज कर पाऊंगा, लेकिन अगर मान लो मनी ना हो तो मैं अपनी इस वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकता। अब आप समझ के चलिए कि इन सारी कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आया, मनी। और मनी के आने से सोसाइटी को बहुत सारे बेनिफिट हुए। कैसे बेनिफिट हुए? नाउ यू कैन स्टोर योर देयर वेल्थ, नाउ यू कैन एबल टू स्टोर योर वेल्थ, सब डिवीजन ईजी हो गई, टैक्स इंप्लीकेशंस हो सकते थे। तो ये सारे बेनिफिट्स जो यहाँ पे लिमिटेशन से बार्टर सिस्टम के मनी के आने के बाद, वो सारे एडवांटेजेस हमारे पास हमें देखने को मिलने लगे। तो मनी अपने साथ एक और बहुत खतरनाक चीज लेकर आया, ग्रीड, लालच, इंसान का लालच, जो इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि सोसाइटी में मनी की क्या इंपॉर्टेंस है। और हम बार बार बात करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के लिए मनी सप्लाई का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। किसी भी अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के लिए मनी सप्लाई का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। मार्केट में मनी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। लाइक हम बोलते हैं कि कभी भी किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ना है तो हम उसके लिए क्या इंडिकेटर यूज करते हैं। बेसिकली हम अगर ये देखें कि कंट्री में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, तो जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि इंडिया 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि इंडिया विश्व की अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? दैट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, दैट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपकी जीडीपी का नंबर हम देखें, जैसे वर्ल्ड में सबसे बड़ी जीडीपी फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें यूएसए की है, सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो चाइना की है, ठीक है। थर्ड नंबर पर किसकी है? तो थर्ड नंबर पर है जापान। इंडिया फिफ्थ नंबर पर हाल के टाइम में आता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अभी ये हमारे पास चल रहा है। तो जीडीपी को बढ़ते देखना चाहते हैं हम, हमेशा क्या चाहते हैं कि जीडीपी का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाए, जीडीपी हमेशा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे, हम हमेशा यही चाहते हैं। अब एक बात याद रखना, जीडीपी का बेसिकली जो रिलेशन है वो किससे है? ग्रोथ से, कि कंट्री में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। और किसी भी कंट्री में ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब वहां पर हमारे पास इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, और महंगाई क्या रहनी चाहिए? कंट्रोल में रहनी चाहिए। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन इज कपल्ड विद ग्रोथ। एक बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। किसी भी अर्थव्यवस्था में हमारे पास अगर आप चाहते हैं ग्रोथ देखने को मिले तो इन्फ्लेशन इज ऑलवेज, या ग्रोथ इज ऑलवेज कपल्ड विद इन्फ्लेशन, बेटर टू से, ठीक है। जब तक आपके अर्थव्यवस्था में महंगाई नहीं होगी, ग्रोथ का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन किस में होनी चाहिए? कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन होनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखने के लिए आपको किस चीज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा? आपको मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि सर मनी सप्लाई का मतलब क्या है? सो मनी सप्लाई मींस द मनी अवेलेबल टू कॉमन पीपल इन द मार्केट। आम लोगों के पास जो मनी हमारे पास अवेलेबल है उसी को हम बेसिकली इस तरह से कंसीडर करते हैं, मनी सप्लाई, द मनी अवेलेबल टू कॉमन पीपल इन द मार्केट। तो घूम फिर के हमारे पास हमने एक बात समझी कि हम चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश में ग्रोथ हो। ग्रोथ लेकर आने के लिए आपको महंगाई को काबू में रखना पड़ेगा, और महंगाई को काबू में रखने के लिए आपको मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो है वो याद रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक क्या है? तो ग्रोथ के लिए कई सारे कारक उत्तरदायी होते हैं, कई सारी हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जो इंपैक्ट करते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज इन्फ्लेशन, जो हमारी ग्रोथ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। थोड़ा सा अगर हम बात करें अब मनी सप्लाई, हमारे पास हम बोल रहे थे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखना जरूरी है। मनी सप्लाई मीन्स द मनी अवेलेबल टू कॉमन पीपल इन द मार्केट, मनी सप्लाई मीन्स द मनी अवेलेबल टू कॉमन पीपल इन द मार्केट। अब ये मनी सप्लाई, आम लोगों के पास जो पैसा, अब ये मनी आ कहां से रहा है? जैसे भारत के केस में बात करें तो भारत के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, करेंसी प्रिंट करता है और उसके बाद उसे मार्केट में अवेलेबल कराता है। तो भारत में ये आरबीआई द्वारा करेंसी प्रिंटिंग का सिलसिला कब से शुरू हुआ? क्वेश्चन ये उठता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ। कब एस्टेब्लिश हुआ आरबीआई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है।
हमारे पास एक कमीशन बिठाया गया था, हिल्टन यंग कमीशन। इसकी रिकमेंडेशन पर हमारे पास आरबीआई जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हमारे पास एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो उससे पहले भारत में करेंसी प्रिंटिंग का काम हमारे पास जो था वो लोकलाइज तरीके पे होता था, लेकिन उसके बाद इसको सारा सेंट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है, सो आरबीआई को हमारे पास आरबीआई एक्ट 1934 के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो करेंसी प्रिंट करे। सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट गिव्स द बैंक अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट। और भारत में जो आरबीआई करेंसी नोट प्रिंट करता है उनकी प्रिंटिंग जो है वो 4 जगह पर होती है, नासिक, देवास, मैसूरू और सलबोनी। याद रखिएगा, नासिक, देवास, मैसूरू और सलबोनी, इन 4 जगह पर हमारे पास करेंसी प्रिंटिंग होती है। आरबीआई जो मैक्सिमम करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है, मैक्सिमम वैल्यू का जो करेंसी नोट आरबीआई प्रिंट कर सकता है, दैट इज ऑफ ₹10,000। कितने का? 10,000 का। अब आप कहोगे कि सर 2000 है। 2000 मैंने यहां पर देखिए क्या कहा है, ध्यान देने वाले शब्द हैं कैन। यहां पर एक शब्द हमने इस्तेमाल किया है कि परमिटेड बेसिकली। तो 2000 तक का करेंसी नोट अभी आ रहा है, लेकिन अगर आरबीआई को लगे कि मार्केट में नया करेंसी नोट उतारना है तो 10,000 तक का बड़ी वैल्यू का करेंसी नोट उतारा जा सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आरबीआई के एक्ट में लिखा हुआ है। क्या 10,000 का कभी करेंसी नोट प्रिंट किया गया है? जी हाँ, पहले आरबीआई की हिस्ट्री में कई बार 10,000 रुपए का करेंसी नोट प्रिंट किया गया है। मिनिमम वैल्यू का करेंसी नोट जो आरबीआई प्रिंट करता है, अब ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम वैल्यू का जो करेंसी नोट आरबीआई प्रिंट करता है वो है ₹2, वो ₹2 का है। आप कहेंगे सर करेंसी नोट तो ₹1 का भी आता है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पास करेंसी नोट ₹1 का है, जो करेंसी नोट हमारे पास ₹1 का है, वो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करती है। ठीक है, वो हमारे पास यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया जाता है। बाकी सभी नोट आरबीआई की तरफ से इशू किए जाते हैं। अब आप कहेंगे क्या आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल अलग है। आरबीआई एक ऑटोनोमस संस्था है। ऑटोनोमस संस्था का मतलब अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा आरबीआई एक इंडिपेंडेंट संस्था है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे पास सेपरेटली काम कर रही है, और ₹1 का जो करेंसी नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और इन सब करेंसी नोट पर साइन, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हमारे पास किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। और जब मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर सिग्नेचर किसके होते हैं? यहां पर साइन कौन करते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। यहां पर जो है वो साइन करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। अब ये बात तो आपको सब, यहां तक की जो बात है, यहां तक की जो स्टोरी है वो आपको हर कोई सुना देगा, लेकिन आपको एक मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि ₹1 का करेंसी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू क्यों कर रही है। सवाल ये उठता है कि वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूइंग द ₹1 करेंसी नोट। सो द आंसर क्या है इसका कि जब शक्तियों का बंटवारा हो रहा था, व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द आरबीआई, तो वहां पर आरबीआई को अथॉरिटी दी गई कि वो करेंसी प्रिंट करेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दी गई कि वो कॉइन्स की मिंटिंग करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या अथॉरिटी दी गई कि कॉइन्स की जो मिंटिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। ठीक है, और यह भी कहा गया कि कॉइन्स की मिंटिंग करने के लिए, कॉइन्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल कर सकती है। तो जब आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो जो ₹1 का करेंसी नोट है वो नोट नहीं, एक्चुअली में एक कॉइन है। याद रखिएगा, ₹1 का करेंसी नोट एक्चुअली में क्या है? इट्स अ कॉइन। ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने देखिए 10,000 का करेंसी नोट है जो हमारे पास इससे पहले इशू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास ₹10,000 करेंसी नोट है, और यहाँ पर हमारे उस समय के आरबीआई गवर्नर के साइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैंने एक स्पेसिमेन लिया है जो पुराना हमारे पास 10,000 का करेंसी नोट। अगर ये देखिए आप, ये ₹1 का करेंसी नोट, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऊपर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या मेंशन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्लियरली मेंशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव हमारे पास। तो ₹1 का नोट एक्चुअली में नोट नहीं है, कॉइन है। और यहाँ पर आप उस चीज का एक सिंबल भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉइन बना होता है। आप ₹1, ये लेटेस्ट प्रिंटिंग है ₹1 करेंसी नोट की। आप पुराना कोई भी प्रिंट एडिशन उठाकर देख लीजिए तो करेंसी नोट के ऊपर ये कॉइन जरूर बना होगा। तो एक्चुअली में ये नोट नहीं, एक्चुअली में एक कॉइन है। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हु इज द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए जी, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आरबीआई साल में कितने करेंसी नोट छाप सकता है? आरबीआई कितने करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई एनी नंबर ऑफ करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है, और उसके लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वो सिस्टम कौन सा है? दैट इज नोन टू बी द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सो डू रिमेंबर द नेम, द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, द नेम इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। So that system used from 1957
Earlier we used the minimum proportional system. So under minimum reserve system, RBI kept a minimum reserve of rupees 200 crore in terms of gold and other securities. So RBI keep a minimum reserve of 200 crore in terms of gold or securities, and RBI can print any number of currency. ओके, हाँ जी, क्लियर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हाँ, एक सवाल आपसे यहाँ जरूर पूछा जा सकता है कि कौन से सिस्टम का यूज करते हुए आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है, तो याद रखिएगा दैट इज नोन टू बी द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सो करेंसी नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक्स आर फिएट करेंसी। अब इसको फिएट मनी क्यों बोलते हैं? जो करेंसी नोट हम यूज करते हैं दे आर नोन टू बी फिएट करेंसी। वाई? दे आर इशूड ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ही वो सब जो कंडक्शन है वो कर रहा है, जो अपना काम है वो आगे बढ़ा रहा है। अब हम बात करेंगे कि हमने यहां पर एक चीज को समझा था कि ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और इन्फ्लेशन भी कौन सी? कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए, तब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखिए और आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, यू हैव टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। अब सवाल ये उठता है कि इस मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, विद द हेल्प ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है आप समझिएगा यहाँ पर कैसे काम करती है, अब हम समझते हैं उसको। सो आरबीआई यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हमारे पास अपने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करता है और हर 2 महीने बाद अपनी पॉलिसी को रिव्यू करता है। और कौन कौन से टूल्स हैं, तो आइए हम उन सब टूल्स को डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये मॉनेटरी पॉलिसी हमारे पास काम करती हुई हमें दिखाई देती है। तो आपको यहाँ पर मैं ये भी याद दिला दूं कि 1 अप्रैल 1935 को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था। और यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा नन अदर देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द ग्रेट बी आर अम्बेडकर। एक्चुअली आरबीआई जो है उसको बनाने की रिकमेंडेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, हिल्टन यंग कमीशन ने दी थी। लेकिन उसका जो इंस्पिरेशन था कि आरबीआई नाम की एक बॉडी होनी चाहिए, उसका जो इंस्पिरेशन था वो एक बुक से लिया गया था। और वो बुक कौन सी थी हमारे पास? द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। याद रखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन। तो ये बुक के बारे में कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ये बुक लिखी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक है। ये बुक लिखी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। एक सवाल और याद रखिएगा, हाँ जी, एक सवाल और महत्वपूर्ण है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आरबीआई एस्टैब्लिश तो 1935 में हुआ, लेकिन आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो ये डेट भी याद रखना बेहद खास है। 1 जनवरी 1949 को हमारे पास आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुई थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, जो आरबीआई इस्तेमाल करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए। तो सबसे पहला टूल है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। तो एक तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैश रिजर्व रेशो, इनके सबके रेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो। और रेट्स मैं आपको नहीं बता रहा, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अभी, क्योंकि हर रेट्स हर 2 महीने बाद चेंज होते हैं। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि रेट फिर दोबारा चेंज हो जाए। तो इसीलिए मैं रेट्स चाहूँगा कि आप खुद कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि रेट्स क्या चल रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सीआरआर की, सीआरआर कैसे काम करता है। तो सीआरआर में सबसे पहले हमारे पास, आप फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिए, कैश रिजर्व रेशो। कैश की कुछ रेशो को आपने अलग से निकाल के रखना है। रेशो का मतलब उसका कुछ पार्ट, उसका कुछ हिस्सा, जिसको आपने अलग से निकाल के रखना है। ओके, सो ये कैसे काम करता है आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि सीआरआर का रेट अगर मान लीजिए 4% चल रहा है, लेट्स से टेक द एग्जांपल, सीआरआर का रेट अगर 4% है, तो ये जो रूल है सीआरआर का भारत में सभी बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये रूल भारत के सभी बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, डजंट मैटर। अगर मान लीजिए सीआरआर का रेट 4% है, तो बैंक कैसे काम करता है? तो यहां पर आपको एक बात और समझनी पड़ेगी आगे बढ़ने से पहले कि बैंक फंक्शन कैसे करता है। सो मार्केट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सेविंग होती है या जिनके पास मनी सरप्लस होता है, वो अपना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं और बैंक उन्हें प्रोवाइड करता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? बैंक उन्हें प्रोवाइड करता है सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो वेरी करता है बैंक टू बैंक। फिर बैंक इसी पैसे को आगे लोन में चैनलाइज करता है उन लोगों को जो फंड डेफिसिट है, जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, और यहां वो चार्ज करता है सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज बैंक इनकम, दैट इज बैंक प्रॉफिट। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो बैंक इनकम, बैंक का प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है। तो हमें ये बात भी समझ आ गई। तो यानी कि मुझे इस सब पूरी स्टोरी से क्या पता चला?
बैंक जितना ज्यादा लोन चैनलाइज करेगा, बैंक के इनकम बढ़ने के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे, बशर्ते लोग विजय माल्या जैसे ना हो जो पैसा लेकर भाग जाएं। तो बैंक जितना ज्यादा लोन जनरेट करेगा उतना ज्यादा बैंक की इनकम बढ़ने के चांसेस रहेंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो बैंक तो ज्यादा ज्यादा लोन देना चाहेगा। लेकिन अगर मार्केट में बैंक ज्यादा लोन चैनलाइज कर देगा तो मनी सप्लाई जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है। तो उसको रोकने के लिए आरबीआई कैसे सीआरआर का इस्तेमाल करता है, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कुछ डिपॉजिटर्स आए जिन्होंने लेट से 1000 करोड़ रुपीज बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया, लेट से इट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो अब आरबीआई कहेगा कि 4% सीआरआर चल रहा है भाई, तो 1000 करोड़ का 4% कितना हुआ, 40 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़ का 4% कितना होगा, 40 करोड़। तो ये जो 40 करोड़ है ये आपको आरबीआई को हैंड ओवर करना है, बाकी का 960 आपके पास अवेलेबल रहेगा लोन वगैरह में देने के लिए और बाकी चीजों के लिए। तो टेक्निकली अब ने 40 करोड़, आरबीआई ने क्या किया, 40 करोड़ ब्लॉक कर दिया जो मार्केट में कहीं नहीं जा सकता, ये पैसा ब्लॉक हो गया। क्या आरबीआई इस पैसे के अगेंस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, तो बिग नो, याद रखिएगा, देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट सीआरआर। फिर से मैं रिपीट कर दूं, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट सीआरआर, सीआरआर के अगेंस्ट कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। अब ये देखिए, सोच के देखिए कि अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बहुत बड़े लेवल पर डिक्रीज करनी है, मार्केट से एकदम से डिक्रीज करनी है, तो इसको बढ़ाकर लेट से 6% कर दें। अब कहने के लिए तो सिर्फ 2% का फर्क पड़ा, लेकिन अब यहां पर 40 करोड़ की बजाय बैंक को, आरबीआई को 60 करोड़ रुपीज जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे, डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और सिर्फ सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं, भारत के हर बैंक को ये करना पड़ेगा। और उनके पास सिर्फ 1000 करोड़ थोड़ी, उनके पास तो लाखों करोड़ रुपया डिपॉजिट है, भारत के सभी बैंकों के पास लाखों करोड़ों रुपया डिपॉजिट है। तो मार्केट से एकदम से लिक्विडिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, सक हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि सीआरआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई, यस और नो, सीआरआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। क्योंकि अगर मैं सीआरआर के रेट बढ़ाता हूं, मैंने यहां पे सीआरआर के रेट बढ़ाए, तो मनी सप्लाई क्या हो गया, मनी सप्लाई पहले 960 था, अब वो घटकर कितना हो जाएगा, अब यहां पर आप देखिएगा कि वो हो जाएगा 940 करोड़। तो पहले से क्या हुआ, कम हुआ। जैसे ही सीआरआर का रेट बढ़ा, 4 से 6% हुआ, तो हमारे पास जो अवेलेबल मनी सप्लाई थी वो घट गई। तो सीआरआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई, एंड अर्लियर वी डिस्कस दैट मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं याद रखनी है, दैट्स वेरी सिंपल। तो यानी कि जब भी मुझे इन्फ्लेशन को डाउन करना है तो मुझे मनी सप्लाई को डाउन करना है और सीआरआर के रेट मुझे बढ़ा देनी है। और फिर से याद रखिएगा, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीआरआर में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। तो अगर मैं बात करूं एसएलआर की, लेट्स से स्टूडेंट्स यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि एसएलआर का जो इस्तेमाल है वो बैंक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मेनली किया जाता है। बैंक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, देखिए हमारे पास पहले तो आप एक फुल फॉर्म याद रखेंगे, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बैंक के पास जो पैसा है वो बैंक की लायबिलिटी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिटेड है, जो आपने डिपॉजिट किया, वो बैंक की क्या है, वो बैंक की एसेट है, सॉरी लायबिलिटी है, अपोलॉजीज, बैंक की लायबिलिटी है जो पैसा आपने बैंक के पास डिपॉजिट किया है। ठीक है, और जो पैसा बैंक ने एज अ लोन चैनलाइज किया वो बैंक की एसेट है, क्योंकि बैंक मान के चल रहा है एक संपत्ति कि वो वापस आएगा। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पर डिपॉजिट से, नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, डिमांड और टाइम, और जिनको हम बोलते हैं हमारे पास, अगर हम बात करें बेसिकली, एक तो हमारे पास जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो गए, कासा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिमांड लाइबिलिटी है। टाइम लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, जैसे आरडी एफडी, जिसमें एक फिक्स टाइम होता है। ठीक है, आरडी एफडी, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। कासा क्या है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये हमारे पास डिमांड डिपॉजिट है कासा। ठीक है, और ये टाइम डिपॉजिट में टाइम। तो लाइबिलिटी दो तरह की होती है। तो एनडीटीएल की फुल फॉर्म यहाँ से आपको पता चल गई, बस आप यहाँ पर थोड़ा सा फुल फॉर्म पे ध्यान देंगे कि एनडीटीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, बस इतना। अब एसएलआर में करता क्या है, बैंक क्या करता है, तो यहाँ पर आपको समझा दूं कि लेट से एसएलआर का रेट, लेट से अगर 18% है, लेट से 18% अगर एसएलआर है, तो बैंक को अपने एनडीटीएल का 18% जो है वो लोन में नहीं देना। मान लीजिए एनडीटीएल 1000 करोड़ है, तो इसका 18% कितना होगा, 180 करोड़।
तो आपने ये 180 करोड़ जो है वो लोन में नहीं देना। आपने क्या करना है, तो लोन में देना तो अलाउड नहीं है, ठीक है, लोन वाला तो ऑप्शन खत्म। बैंक के पास ऑप्शन क्या है कि या तो इसको अपने पास कैश में ही रखे, लेकिन अगर बैंक इसको अपने पास कैश में ही रखेगा तो नुकसान होना तय है, क्योंकि किसी दूसरे का पैसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, गोल्ड खरीद ले। अब गोल्ड के रेट जनरली बढ़ते हैं तो जनरली बैंक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद लें। एक्चुअली गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स जारी करती है, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में सिक्योरिटी पैसा लगाती है और बेसिकली आपको सिक्योरिटी सेल आउट करती है। तो अगर आप सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं तो टेक्निकली आप गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पर लोन नहीं, आप अपनी तरफ से उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हो। तो ये तीन ऑप्शन दिए जाते हैं। अब आपने यहाँ पर क्या किया, टेक्निकली क्या हुआ, तो टेक्निकली ये हुआ एसएलआर में कि हमारे पास आरबीआई ने जितने भी भारत में बैंक काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए एसएलआर का रेट 18% है, तो आपने 18% पैसा जो है वो सिक्योर कर दिया, क्योंकि ये पैसा कभी डूब नहीं सकता और बैंक को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिली। तो जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एसएलआर की, तो इट इज द रेशियो ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक दैट इज हैज टू बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कौन कौन, तीन फॉर्म, कैश, गोल्ड, अदर सिक्योरिटीज, जिनको आरबीआई ने कहा है, ठीक है, एंड इट इज द परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। सो एसएलआर मेंटेन सो दैट बैंक विल हैव द अमाउंट in the form of liquid asset which can be used in the handle to sudden increase in the demand for amount from the depositor. लेट से बहुत सारे लोग अपना पैसा विड्रॉ करने आ गए तो बैंक उस डिमांड को फुलफिल कर सके और बैंक की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा एसएलआर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हमारे पास रेपो रेट आ जाता है बच्चे। अब रेपो रेट की अगर मैं बात करता हूं तो रेपो रेट क्या है, इसको आसान शब्दों में समझते हैं। रेपो की वैसे तो कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन रेपो रेट है क्या, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई भी बैंक है, लेट्स से टेक द एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक। अगर इस बैंक को इमरजेंसी में पैसों की रिक्वायरमेंट आ जाए, मान लीजिए अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आप तो चले जाओगे बैंक के पास, लेकिन अगर बैंक को इमरजेंसी में पैसों की रिक्वायरमेंट है तो बैंक कहाँ जाएगा, तो बैंक जाएगा हमारे पास आरबीआई के पास। बैंक कहाँ जाएगा, बैंक जाएगा आरबीआई के पास। और किस फैसिलिटी के थ्रू वो लोन लेगा, वो रेपो फैसिलिटी के थ्रू लोन ले सकता है। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, पीएनबी को अगर लोन चाहिए तो लोन आरबीआई से रिक्वेस्ट रेज की जाएगी, ठीक है, वहां से जो है बेसिकली जो रेपो विंडो के थ्रू जो है वो लोन जो है वो पीएनबी को मिल जाएगा। तो बेसिकली जितने का भी लोन चाहिए, लेट से पीएनबी को अगर आरबीआई की तरफ से, लेट से ध्यान से सुनिएगा, पीएनबी को आरबीआई की तरफ से अगर 200 करोड़ का लोन दिया गया है, ठीक है, 200 करोड़ का, तो पीएनबी को 200 करोड़ की सिक्योरिटी गिरवी रखवानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी से, लेट से अपने किसी फ्रेंड से 1000 रुपये उधारी पर लेते हो, तो आप अपनी कोई 1000 रुपये की जो चीज़ है वो उसके पास छोड़ दी कि जब मैं पैसा रिटर्न करूंगा तो तुम मेरा ये सामान रिटर्न कर देना। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो हमारे पास ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम टू टाइम आरबीआई डिसाइड करता है। बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के पैसा बैंक को उधारी पर नहीं दिया जाता। सो इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स अ शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स, ठीक है। और रेपो विंडो के थ्रू, रेपो एक विंडो है जिसके थ्रू आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन देता है, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देता है, केंद्र सरकार को, और हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लोन दिया जाता है, ठीक है, और कुछ सिलेक्टेड एनबीएफआईज को भी। एनबीएफआई मींस नॉन गवर्नमेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे एलआईसी वगैरह, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि रेपो विंडो के तहत हमारे पास शॉर्ट टर्म लैंडिंग की जाती है। शॉर्ट टर्म का मतलब आप मान के चलिए कि मैक्सिमम 90 डेज की बोरोइंग होती है, और ये जो बिड लगती है वो 5 करोड़ एंड आफ्टर दैट मल्टीपल ऑफ 5 करोड़, लाइक 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, यानी कि आपको या तो 5 करोड़ का लोन मिलेगा, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, ऐसे चलेगा, ठीक है। 5 करोड़ एंड आफ्टर दैट इंटीजर मल्टीपल ऑफ 5 करोड़। तो रेपो के थ्रू आरबीआई बेसिकली क्या करता है, बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन सिर्फ क्या बैंकों को ही लोन प्रोवाइड करता है, नहीं, इमरजेंसी में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन चाहिए, स्टेट को चाहिए, एनबीएफआई को चाहिए, तो उनको भी लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन रेपो का सिग्निफिकेंस क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रेपो। तो सिग्निफिकेंस आप यहां से समझ पाएंगे। देखिए, एक होता है रेपो और एक होता है रिवर्स रेपो। अब यहां पर पहले आप रेपो को समझिए कि जब आरबीआई को लगेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, ठीक है, रेपो का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब मनी सप्लाई को क्या करना हो, इंक्रीज करना हो। कि कई बार मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है, मंदी चल रही है, तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, बैंकों को खूब सारा पैसा उधारी पर दे देगा,
अपनी तरफ से। अब बैंक क्या करेंगे, उन खूब सारे पैसे को मार्केट में फैला देंगे, बोरोड को दे देंगे, तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसका उल्टा कैसे होगा, अब आप देखें यहाँ पर, ये होता है रिवर्स रेपो के थ्रू। रिवर्स रेपो में क्या होगा कि बिल्कुल उल्टा होगा। वहां पर आरबीआई ने लोन दिया था बैंक्स को, जैसे पीएनबी को, यहां पर पीएनबी का जो एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा है वो आरबीआई एब्जॉर्ब कर लेगा। सो यू कैन से दैट इन केस ऑफ रिवर्स रेपो आरबीआई एब्जॉर्ब द एक्सेस अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम द मार्केट। बेसिकली यहां पर क्या होगा कि आरबीआई कहेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई मुझे कम करनी है, मनी सप्लाई को क्या करना है, रिड्यूस करना है। सो मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा, आरबीआई बैंकों को कहेगा, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कहेगा, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आएंगे, कि आप का जो पैसा है आप अपने पास ना रखते हुए या मार्केट में लोन ना देते हुए आप मेरे पास रखवाइए। क्या फिर बैंक पूछते हैं क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आरबीआई बोलता है यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे कि सीआरआर के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सीआरआर के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जबकि रिवर्स रेपो के केस में आपको रेपो के केस में बेसिकली रिवर्स रेपो के केस में बेसिकली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि रेपो के केस में पैसा आरबीआई की तरफ से आपको मिल रहा है, जबकि सीआरआर और रिवर्स रेपो के केस में, सीआरआर और रिवर्स रेपो के केस में आप क्या कर रहे हो, आप आरबीआई को पैसा हैंड ओवर कर रहे हो। तो आरबीआई को पैसा हैंड ओवर दो कंडीशंस में किया जाता है, एक तो सीआरआर में और एक रिवर्स रेपो के केस में। रिवर्स रेपो के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है, जबकि हमारे पास सीआरआर के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आप मेरे को लगता है इस पिक्चर से आप काफी हद तक समझ गए होंगे। एक और टूल हमारे पास आता है जो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, दैट इज नोन टू बी एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लास्ट टूल जो इंट्रोड्यूस किया गया था। ये स्पेशल विंडो है आरबीआई की, जिसमें सिर्फ आरबीआई बैंकों को लोन देता है। ध्यान देने वाली बात, मैंने आपको बताया था कि रेपो के केस में आपको मल्टीपल क्लाइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन एमएसएफ वो विंडो है आरबीआई की जिसके तहत हमारे पास केवल बैंकों को ही लोन दिया जाता है, उनकी औकात देखकर। औकात देखने का मतलब उनका एनडीटीएल कितना है। अब एक बड़े बैंक का जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, उनका एनडीटीएल का वैल्यू भी बहुत बड़ा होगा। एनडीटीएल लाइबिलिटी यानी कि डिपॉजिट। जो छोटे बैंक है जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, उनका एनडीटीएल भी कम होगा, तो उसका 1% तक का लोन आपको मिल सकता है। यानी कि आपका जो भी एनडीटीएल है उसका 1% तक का लोन आपको एमएसएफ फैसिलिटी के थ्रू मिल सकता है। क्या इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा बैंक? जी हाँ, आरबीआई बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जरूर करेगा। और इसमें फिर से वही कंडीशन बनती है जो बिल्कुल, देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि रेपो और एमएसएफ बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। देयर इज लॉट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन रेपो एंड एमएसएफ, एक्सेप्ट द डिफरेंसेस आर कि रेपो में हमारे पास कई सारे क्लाइंट्स हैं जो लोन ले सकते हैं, एमएसएफ में हमारे पास सिर्फ बैंकों को लोन दिया जाता है। रेपो के केस में 5 करोड़ एंड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 5 करोड़, whereas in case of MSF there is a amount of 1 crore and after that integer multiple of 1 crore. In case of repo there is no upper limit, whereas there is a upper limit in case of MSF. तो ये पूरा लेक्चर जो है ना बच्चे, वो पूरा समझने वाला लेक्चर है। इसमें आपने एक बार चीज़ों को समझ लिया तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी कोई दिक्कत कोई परेशानी आएगी। लास्ट में हमारे पास एक बैंक रेट हो जाता है। बैंक रेट को आरबीआई अब यूज़ नहीं करता ज़्यादा, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म हमारे पास लोन देने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। आरबीआई बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। एक लास्ट में कई बार एक टर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। तो ओएमओ का ऑब्जेक्टिव भी हमारे पास क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। इसमें आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। देखिए सिक्योरिटी इश्यूज तो हमारे पास अलग अलग एंटिटीज करेंगी, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन आरबीआई क्या करता है, बैंकों से उन सिक्योरिटीज को खरीदता है और कई बार बैंकों को ही वो सिक्योरिटीज बेच देता है। जैसा कि जब रिसेशन चल रहा होगा तो मार्केट में मंदी होगी तो मनी सप्लाई आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंकों से सिक्योरिटीज खरीद कर उनको पैसा अवेलेबल कराएगा। ये पैसा बैंक आगे लोन में देंगे और अल्टीमेटली जो है वो मंदी थोड़ा ठीक होती दिखाई देगी। जब इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रहा है, तो आपने याद रखना है उस समय केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगा। तो बस आपने केवल इतना कंसेप्ट याद रखना है कि जब रिसेशन होगा तो उस केस में आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। सिक्योरिटीज को क्या करेगा, परचेज करेगा। इस केस में क्या करेगा, इस केस में सेल करेगा। बस ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए और कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब जाते जाते एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है।
कि ये सारा रेट डिसाइड कौन करता है कि हमारे पास रेपो का रेट क्या चलेगा, रिवर्स रेपो का रेट क्या चलेगा। सो दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि किस का रेट कितना चलेगा, रेपो का रेट क्या चलेगा, रिवर्स रेपो का रेट क्या चलेगा। इसमें 6 मेंबर होते हैं, याद रखिए कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर। 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 3 आरबीआई। इसमें आरबीआई गवर्नर का होना कंपलसरी है, जो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी है। याद रखिएगा हमारे पास एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एमपीसी कौन होता है, आरबीआई गवर्नर। पेपर में कंफ्यूज कर देंगे कि हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन आपने याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो कौन होता है, आरबीआई गवर्नर। ठीक है। और यानी कि अभी कौन है, शक्तिकांता दास। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर आपने ये जो छोटा सा कंसेप्ट है वो जरूर याद रखना है। ठीक है। और ये 6 मेंबर मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो रेट्स होंगे वो क्या चलेंगे। और मैं चाहूंगा कि ये सारे रेट्स जो हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।